स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स? मतलब थर्मो प्लस डायनेमिक्स। थर्मो मीन्स टेम्परेचर, हीट नहीं। थर्मो मीन्स टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर डिफरेंस इज देयर दैट्स व्हाई इट इज हीट। क्लियर है? और डायनेमिक्स मीन्स, डायनेमिक्स तो सर स्टार्ट में पढ़ रखी है। मैकेनिक्स के दो पार्ट होते हैं, स्टैटिक, डायनामिक। डायनामिक के दो पार्ट होते हैं, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। क्लियर है? काइनेमेटिक्स मतलब एम ए आया है तो एम ए की नीड नहीं है, तो एफ एक्सटर्नल जीरो, तो मतलब एफ नहीं है, इट मीन्स ओनली वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह आएगा। काइनेटिक्स मीन्स मोशन ड्यू टू फोर्स इन्फ्लुएंस। क्लियर है? तो हम डायनामिक्स पढ़ रहे हैं, इसके अंदर पार्टिकल मोशन करेगा, और हमने केटीजी में पढ़ रखा है पार्टिकल मोशन कैसे करेगा, काइनेटिक एनर्जी कैसे लेके आएगा, ड्यू टू टेम्परेचर। और एवरीबडी अबाउ 0 केल्विन हमेशा क्या होता है, रेडिएशन प्रोवाइड करवाता है। तो रेडिएशन प्रोवाइड करवा रहा है, इट मीन्स वो क्या कर रहा है, हीट प्रोड्यूस भी कर रहा है और ट्रांसफर भी करेगा। डेल्टा टी आते ही मेन बात है थर्मोडायनेमिक्स है क्या। टेम्परेचर मोशन, मतलब ड्यू टू टेम्परेचर मोशन इज देयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ पार्टिकल ऑफ गैसेस। क्लियर? थर्मोडायनेमिक्स है एक एक्सियोमेटिक साइंस, ये अपन ने देख रखा है। एक्सियोमेटिक मींस नो थ्योरी नो प्रूफ। कोई थ्योरी नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। भाई ठंडे में गर्म मिला है तो गुनगुना मिल गया ना, समझे नहीं समझे? वही चीज है। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा रिवीजन करेंगे किस किस चीज का, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज का। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज मतलब थर्मोमेट्री से रिलेटेड 4 प्रॉपर्टीज लिखी थी। उसके बाद में कैलोरीमेट्री का, एक मिनट स्टार्ट नहीं किया कर रखा है ना, ठीक है। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज का, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज के बाद में कैलोरीमेट्री किया था। कैलोरीमेट्री में क्या था, हीट कर्व था, याद है? स्टेप बाय स्टेप हीट कर्व। वही माइनस डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑफ आइस, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑफ आइस, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑफ वाटर, एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम, देन 100 अबाउ 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम। क्लियर है? ये स्टेप आते थे। 2 टाइप की हीट पड़ी थी, एक था सेंसिबल हीट और एक लेटेंट हीट। क्लियर है? ये सब करने के बाद में हम पढ़े थे थर्मल एक्सपांशन। थर्मल एक्सपांशन के बाद में हमने पढ़ा था हीट ट्रांसफर। कितने मोड थे हीट ट्रांसफर के, कौन कौन से? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। फास्टेस्ट प्रोसेस रेडिएशन, ठीक है। अब इन सब को हम कर रहे हैं डायनामिक्स के अंदर। तो डायनामिक्स में 3 लॉ आते हैं, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन आती है, ये सब क्लॉसियस प्लैंक स्टेटमेंट्स आते हैं। इन सबको डिफाइन करने से पहले अपन इनका एकदम बेसिक देख लेते हैं। बेसिक अगर समझ में आ गया ना, तो जो तुम दिमाग लगाते हो ना वहां पे कि सर केमिस्ट्री में ये चीज माइनस होती है, फिजिक्स में प्लस होती है, तो ये एकदम क्लियर हो जाएगी। समझ लो, एकदम यहीं से क्लियर होएगी अगर पहले से सोचोगे तो। क्लियर है? करें उसको चीज को क्लियर। तो सबसे पहला डेफिनेशन आता है, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, सबसे पहला डेफिनेशन आता है सिस्टम का, व्हाट इज अ सिस्टम। दूसरा आता है सराउंडिंग, तीसरा आता है बाउंड्री, और फोर्थ आता है यूनिवर्स। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन से इसको समझते हैं, बहुत सिंपल। क्रिकेट खेलने के लिए जो मैदान होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेडियम बोलते हैं। क्लियर है? अब पूरा स्टेडियम समझो कि कैसे कैसे काम हो रहा है। ग्रीन एंड जो पिच होती है, उस पिच पे क्रिकेट खेला जा रहा है, मींस जहां पे प्रोसेस हो रहा है, जहां पे एनालिसिस हो रहा है, दैट इज सिस्टम। ठीक है? आउटर में कौन बैठे हैं, जो क्रिकेट खेल नहीं रहे, जो सिस्टम का पार्ट नहीं है, ऑडियंस, अपन लोग बाहर बैठ के देखते हैं, दिस इज सराउंडिंग। क्लियर है? सराउंडिंग और सिस्टम को सेपरेट करने वाले बाउंड्री, और पूरा स्टेडियम यूनिवर्स। समझ गए नहीं समझ गए मेरी बात? क्लियर है? अब क्रिकेट जहां पे खेला जा रहा है दैट इज सिस्टम। सिस्टम मतलब हम क्या काम कर रहे हैं भाई, एनालिसिस वहीं कर रहे हैं ना, वहां तो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो सिस्टम एनालिसिस कहां हो रहा है, सिस्टम का प्रोसेस कहां हो रहा है, सिस्टम स्टेट कहां दिखा रहा है,
पूरे के पूरे अपने उसी सिस्टम के अंदर काम हो रहा है ना, तो जिस चीज का एनालिसिस करना है उस चीज को क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, एलविश यादव वाला सिस्टम नहीं है। तो सिस्टम क्या हो गया, जहां पे हमें एनालिसिस करना है, और जहां पे एनालिसिस नहीं हो रहा है दैट इज सराउंडिंग, वो आउटसाइड द सिस्टम हो गया। उन दोनों को सेपरेट करने वाली बाउंड्री हो गई। कहते हैं ना, फोर चला गया, बाउंड्री चली गई। क्लियर हुआ? तो बाउंड्री क्या हो रहा है, आप सिस्टम से सराउंडिंग में मूव कर रहे हो, ये हो जाएगा। क्लियर? फिर उसके बाद में क्या आता है, यूनिवर्स, कंप्लीट यूनिवर्स। सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री तीनों मिल गए तो क्या बन जाएगा, यूनिवर्स बन जाएगा। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं मोटरसाइकिल के इंजन की। ठीक है, अब आप केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हो और फिजिक्स में क्या पढ़ते हो वो मैं बताता हूं। आप फिजिक्स में पढ़ते हो dq इज टू du प्लस dw, और यहां पे क्या पढ़ते हो, dq प्लस du इज टू dw। ऐसा कुछ पढ़ते होगा, आई गेस केमिस्ट्री में यही होता है और फिजिक्स में ये होता है। ऐसा क्यों? देखो गौर से देखना, समझना इस चीज को। हमने पेट्रोल डाला बाइक में, बाइक कैसे चलती है, बाइक का इंजन कैसे काम करता है पता है क्या तुम्हें? नहीं पता। एग्जैक्टली बताता हूं, 4 स्ट्रोक इंजन होता है जिसके अंदर हम पेट्रोल डालते हैं, जिसके अंदर हम फ्यूल डालते हैं। पेट्रोल डीजल को छोड़ो, जिसके अंदर अपन फ्यूल डालते हैं। अब फ्यूल कौन सा होता है, 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है गैसोलिन और एक होता है डीजल। गैसोलिन मतलब पेट्रोल, वोलेटाइल मटेरियल होता है। पेट्रोल एक ऐसा वॉलेटाइल मटेरियल है फ्यूल का जिसको बर्न करने के लिए इग्निशन सिस्टम चाहिए। इग्निशन मतलब स्टार्ट चाहिए। स्पार्क प्लग होता है ना, गाड़ी के अंदर स्पार्क प्लग होता है ना, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है, आप किक मारे जा रहे हो, पुरानी गाड़ी है, स्टार्ट नहीं हो रही है, तो आप क्या समझोगे, जो स्पार्क प्लग है ना उसके आगे जो स्पार्क जहां से जनरेट हो रहा है वहां पे कार्बन कंटेंट हो चुका है, तो उसको खोलो, उसको साफ करो, साफ करके वापस लगा दो, स्पार्क जनरेट हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, पेट्रोल बर्न होने लग जाएगा। अब अपन केमिस्ट्री में चलते हैं। केमिस्ट्री में क्या हो रहा है, आपने कितना ऐड किया फ्यूल, मतलब आप वहां पे हीट ऐड कर रहे हो। अब फ्यूल बर्न होगा तो वो क्या करेगा, हीट जनरेट करेगा। तो आपने फ्यूल ऐड किया, भाई टंकी खोली, टंकी में पेट्रोल भराया 200-500 रुपए का, भरवाया 5-6 लीटर। भरवाने के बाद में आपने मतलब वहां पे इनलेट किया है ना, वो एक सिस्टम की हीट ऐड कर ली। हीट वहां पे ऐड क्यों हो रही है, क्योंकि हर एक फ्यूल की एक कैलोरीफिक वैल्यू होती है। राइट और रॉन्ग? सही बात है, कैलोरीफिक वैल्यू होती है। अब वो कैलोरीफिक वैल्यू को आप बर्न कर रहे हो, स्पार्क दे दिया, उसको बर्न कर रहे हो, तो वो किसकी तरफ में जाएगा, इंटरनल एनर्जी में जाएगा। वो इंटरनल एनर्जी से वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन सेपरेट हो रहा है। तो केमिकल प्रोसेस जहां पे हुआ वो हमारा सिस्टम है, और हमारे लिए मैकेनिकल सिस्टम कहां हुआ वो हमारा प्रोसेस है। नहीं समझे मेरी बात? वापस से सुनो, मैंने इंजन के ऊपर गया, मैं इंजन में फ्यूल आया, अब मैं फ्यूल का एनालिसिस नहीं कर रहा कि कौन सा फ्यूल डाला है, कौन सा फ्यूल नहीं डाला है। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए जैसे बाइक कितने की है, बाइक है सर 350 सीसी की है, बाइक है 125 सीसी की है, बाइक है 100 सीसी की बाइक है, मतलब कंबशन चैम्बर है वहां पे, उस पे कितना वॉल्यूम जा रहा है, 125 सीसी ऑफ पेट्रोल, 125 सीसी ऑफ डीजल, ऐसे कुछ जा रहा है। तो उस टाइम पे वो बर्न होके जा रहा है, बर्न हो रहा है वो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जो बर्न हो रहा है वो क्या है, इंटरनल एनर्जी प्लस, मैंने तो फ्यूल डाल दिया, उसके पास में एक एनर्जी है, उसको हम बोले DQ। क्लियर है? वो बर्न होगा, तो वो बर्न होके क्या करेगा, सबसे पहले आग लगाएगा, टेम्परेचर जनरेट करेगा, टेम्परेचर जनरेट करेगा तो कांस्टेंट वॉल्यूम है ना वहां पे, तो वहां पे क्या आएगा, mCVDT आएगा। नहीं समझे? mCVDT इंटरनल एनर्जी होती है, उस इंटरनल एनर्जी से ही वर्क डेवलप होता है। तो इंजन हमें वर्क डन देता है ना, कैसे देगा, इंजन जला, वहां पे ब्लास्ट टाइप का हुआ तो पिस्टन होता है। पिस्टन देखा है तुमने, पिचकारी छोड़ते हो ना, उसके आगे जैसे ऐसे कॉक टाइप का लगा होता है ना, उसको अपन दबा रहे, दैट इज पिस्टन टाइप सिस्टम। अरे पंप में ऐसे पंप यूज करते हैं ना हवा भरने के लिए, वो भी क्या होता है, एक पिस्टन सिस्टम है। ठीक है, तो क्या करेगा, वहां पे बर्न हुआ, प्रेशर हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ, प्रेशर जैसे इंक्रीज हुआ इसने इसको प्रेशर से दबाया, जैसे दबाया तो पीछे गया। अब देखना टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। टू एंड फ्रो मोशन कैसे होगा, पिस्टन क्या करेगा, रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम करेगा। रेसिप्रोकेटिंग कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, यहां पे क्रैंक शाफ्ट होती है, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट से डिफरेंशियल होता है, वो ऐसे घूमता रहता है। अब देखना ऐसे जाएगा, दिख रही है पिक्चर,
समझे नहीं समझे? ये तो पिस्टन जा रहा है आगे पीछे, तो इससे जुड़ा हुआ जो क्रैंक शाफ्ट है वो ऐसे रोटेट हो रही है, आ रहा है दिमाग में कुछ, ऐसे घूम रहा है, तो ये रोटेशन मिल रहा है, इस रोटेशन से व्हील कनेक्टेड होता है डिफरेंशियल के थ्रू, तब जाके वो रोटेशन मोशन में कन्वर्ट होता है। हमारा क्या काम है सर, हमने 1 लीटर पेट्रोल डाल दिया, बाइक 100 किलोमीटर चलनी चाहिए, हमारा ये मोटिव है ना। इंजन का मोटिव क्या है, गाड़ी को चलाना, तो हम वर्क डन पे कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं, तो हमारे लिए जो सिस्टम है उसका आउटपुट क्या होना चाहिए, वर्क डन, ठीक है। इनपुट हमने क्या दिया, हीट इनपुट दिया, ठीक है, केमिकल इनपुट नहीं दिया, हीट इनपुट दिया है, तो हीट हम इनपुट दे रहे हैं, वो इंटरनल एनर्जी और वर्क डन बना रहा है। और केमिस्ट्री के अंदर आप हीट इनपुट दे रहे हो और उसकी इंटरनल एनर्जी दे रहे हो, तब उससे कुछ वर्क डन करवा रहे हो, इसलिए ये सेपरेट आ रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डन है। अब इसको छोड़ दें, अपन अपना केमिकल प्रोसेस को छोड़ो और मैकेनिकल प्रोसेस पे आओ। क्या ये समझ में आया कि नहीं है? क्लियर है। अब सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम, और एक आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड, इंसुलेटेड नहीं, ठीक है, आइसोलेट, ठीक है। अब देखना गौर से क्या होता है, ये आइसोलेट वर्ड तो कोविड में बहुत चला है, आइसोलेशन वार्ड में डाल दो, है ना, सुना है ना। ओपन सिस्टम क्या हो गया? ओपन सिस्टम जहां पे मास भी प्रेजेंट हो सकता है, इनलेट और आउटलेट, ठीक है, और दूसरा आपका एनर्जी भी कन्वर्ट हो सकती है, हीट आपको ऐड भी कर सकते हो, हीट आप निकाल सकते हो। इसका डेली लाइफ एग्जांपल, अपन नहाने के लिए पानी गर्म कर रहे हैं ना, गीजर में पानी गर्म हुआ और पानी आया, बाल्टी में पानी डाला और ठंडा पानी अपन ने और डाल दिया, तो अपन वहां पे केमिकल प्रोसेस कर रहे हैं कि एक हीट प्रोसेस कर रहे हैं? हीट प्रोसेस कर रहे हैं, समझे। ठंडा पानी, गर्म पानी, दोनों मिलेंगे तो हीट इन बिटवीन मिलेगी, कोई हीट रिजेक्ट कर रहा है तो कोई हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट कैलोरीमेट्री हो गया ना, हीट रिजेक्ट करा, हीट एब्जॉर्ब करा, और दोनों ने मिलके गुनगुना पानी बना दिया। हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, इन बिटवीन फाइनल टेम्परेचर। क्लियर है? तो वहां पे क्या हो रहा है, ओपन सिस्टम है। क्या हम मास ऐड कर रहे हैं? यस। क्या हम मास निकाल रहे हैं? मान लो गर्म पानी ज्यादा डाल दिया तो तुमने एक मग भर के बाहर निकाल दिया गर्म पानी। ठंडा पानी तुम्हारे पास में एक फिक्स क्वांटिटी है, गर्म पानी फिक्स क्वांटिटी है। अब तुम अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट कर रहे हो, तो क्या करोगे, सेट तुम्हें हीट करनी है, टेम्परेचर करना है, और आप मास इधर उधर कर रहे हो। तो मास ओपन सिस्टम में डाला निकाला, तो इट मींस मास भी ऐड हो रहा है, मास आउटलेट जा रहा है। क्लियर है? और मतलब डीएम इज इक्वल टू, यहां पे मास में चेंजेस इज नॉट इक्वल टू 0 और हीट में चेंजेस भी नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? तो हीट में भी एक्सचेंज हो रहा है, मास भी एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। क्लोज सिस्टम का मतलब क्या होता है, मास में कोई चेंजेस नहीं आएगा, हीट में चेंज आ सकता है। समझे मेरी बात? इसका डेली लाइफ एग्जांपल, हीटिंग पैड यूज करते हैं ना अपन। अरे घर में बूढ़े बुजुर्ग होंगे ना, वो लोग ऐसे घुटने पे सर्दी लग रही है या यहाँ पे कुछ जल रहा है तो कंधे पे वो हीटिंग पैड यूज करते हैं ना, जिसके अंदर जेल भरा होता है। अपन उसको गर्म करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, वो गर्म हो जाता है हीटिंग पैड की, उसमें हीट एनर्जी डेवलप होगी ना, उस हीट एनर्जी को हम यूज कर रहे हैं। क्या जब तक वो पूरा का पूरा सिस्टम लीकेज नहीं करता है तब तक उसका मास चेंज होता है क्या? नहीं होता ना। इसका मतलब मास में एक्सचेंज 0 है, बट हीट में एक्सचेंज हम कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन यहां पे डीएम में भी 0 हो जाएगा और डीक्यू भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब एक बार आपने हीट ओके कर दी तो फाइनली वही हीट हमेशा रहेगी। एक बार मास ओके कर दिया तो वो हमेशा मास उतना ही रहेगा, हीट भी उतनी रहेगी। इसका डेली लाइफ एग्जांपल थर्मस है। थर्मोस्टेट यूज करते हैं ना अपन, उसके अंदर एक बार आपने चाय डाल दी, देखो 100% कुछ भी नहीं होता फिजिक्स में, ये प्रूव्ड है, ये भी सेकंड लॉ और प्रूफ करेगा। क्लियर है? 100% कुछ भी नहीं होता। जब 100% कुछ भी नहीं होता, इट मींस 100% आइसोलेटेड सिस्टम इज अ आइडियल सिस्टम, एकदम आइडियल है। क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम में मास का कन्वर्जन नहीं होता, मतलब मास यहां पे ना तो इनपुट देंगे ना ही आउटपुट देंगे, हीट का एक्सचेंज भी नहीं होगा, ना हीट रिजेक्ट होगी ना हीट एब्जॉर्ब होगी। क्लियर है? तो ये 3 टाइप के सिस्टम पढ़ते हैं अपन। डन है? यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरीके की नहीं है। अब इसके बाद में हमारे पास में आता है कितने लॉज होते हैं। फर्स्ट, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी लॉज हैं
वो लॉज एक ना एक अपने को प्रॉपर्टी प्रोवाइड करवा रहे हैं, हर एक लॉ, चाहे जीरोथ लॉ हो, चाहे फर्स्ट लॉ हो, चाहे सेकंड लॉ हो। ठीक है, अपन लिख लेते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है भाई, पढ़ा है क्या? इससे जो प्रॉपर्टी आती है उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ये होता है टेम्परेचर स्केल। अरे पढ़ा है ना, वही रटा रटा है ज्ञान। ए बी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो सी ए के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में अपने आप आ जाएगा। पढ़ा है ना, यही ऐसा ही कुछ डायग्राम बनाता है एनसीईआरटी, अपन भी ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। क्लियर है? डेली लाइफ एग्जांपल बताओ। अरे थर्मोमीटर, थर्मोमीटर कैसे करते हो? देखो, अगर एनालॉग थर्मोमीटर है, डिजिटल नहीं, तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हो? टेम्परेचर, एक्चुअल टेम्परेचर क्या आना चाहिए? आप क्या करते हो, थर्मोमीटर अंदर पड़ा है, ठीक है, उसका कोई ना कोई टेम्परेचर होगा, जहां पे अंदर रखा गया है उसके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब उसको अपन क्या करते हैं, पानी में धोते हैं ऐसे। क्लियर हुआ? और अपन क्या सोच रहे हैं, गंदा होगा इसलिए इसको धो लेते हैं। वो बात भी ओके, हाइजीन भी ओके है, बट उसको धोया क्यों जा रहा है? क्यों? क्योंकि वो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर ऑफ वाटर पे आ जाए। फिर उसके बाद में हम उसको मुंह में डालते हैं, जीभ के नीचे रखते हैं, ठीक है, उसके बाद में 1 मिनट का टाइम नोट करता है, कहता है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। जितनी ज्यादा देर रखोगे उतनी एक्चुअल रीडिंग आएगी। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, ए बॉडी है, ए बॉडी कौन सी, पानी ओपन किया, इन्वायरमेंट टेम्परेचर, उसके नीचे आपने थर्मोमीटर को रखा, तो थर्मोमीटर बी बॉडी है, बी बॉडी और ए बॉडी दोनों में थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया, टेम्परेचर सेट हो गया, मतलब एक रेफरेंस रीडिंग आ गई। उस रीडिंग को आपने सी, आपकी बॉडी है, उसके साथ में रखा, तो उसका थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया बी और सी का। अगर ए और सी बॉडी दोनों सेम टेम्परेचर पे नहीं है, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है, इट मींस ए और सी बॉडी में टेम्परेचर डिफरेंस आया है, आपकी बॉडी नॉमिनल टेम्परेचर पे नहीं है, इट मींस यू आर इन फीवर। अगर ए बाहर का टेम्परेचर मतलब थर्मामीटर में ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, इट मींस ए और सी क्या हो गया, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया, इट मींस आपको फीवर नहीं है। नहीं समझे? समझ गए ना? तो ये जीरोथ लॉ से प्रॉपर्टी क्या निकल के आ रही है, टेम्परेचर स्केल। क्लियर है? फिर अपन पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको अपन शॉर्ट में बोल देंगे FLOT, फ्लोट। ठीक है, ये क्या होता है सर, dq इज टू du प्लस dw। एक तो ये होता है, या फिर इसको और बेसिक में लिखें तो समीशन ऑफ q इज टू समीशन ऑफ w। जितनी भी हीट है उसको वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, और जितना वर्क है उसको रिवर्स करके हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब एक क्वांटिटेटिव लॉ है। और फर्स्ट लॉ का बेस लॉ कौन सा है, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, कैन बी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये रटा हुआ, एक से दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपने हीट ट्रांसफर करी या वर्क लिया तो हिसाब बराबर हो गया ना, वो देता है फर्स्ट लॉ। यहां से एक प्रॉपर्टी निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ से जो प्रॉपर्टी निकल के आई थी उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। जीरोथ लॉ से टेम्परेचर स्केल, और सेकंड लॉ से आती है एंट्रोपी। व्हाट इज एंट्रोपी? आएगा सीधा रैंडमनेस। अरे होती क्या है रैंडमनेस, समझाओ, हमेशा ध्यान रखो, एंट्रोपी रैंडमनेस नहीं याद रखनी, अगर समझना है एंट्रोपी मींस अनअवेलेबिलिटी, कितने अनअवेलेबल हो वो है आपकी एंट्रोपी। समझ गए? मान लो अपन बात करते हैं कि क्लास का एक टॉपर है, ठीक है, उसके 720 में से 716 मार्क्स आए, 720 में से 716 मार्क्स आए, तो टॉप कर गया, क्लास का टॉपर है। दूसरा बच्चा बोल रहा है सर मेरी रैंक सेकंड है और मेरे इससे ज्यादा नंबर है, टॉपर से ज्यादा नंबर है। समझो मेरी बात को, मैंने क्या बोला, मेरी रैंक सेकंड आई है लेकिन मेरे टॉपर से ज्यादा नंबर है, कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये तो गलत बोल रहा है वो। नहीं समझे? क्या टॉपर के 100% मार्क्स है? नहीं है, इट मींस 100% एफिशिएंसी उसने अचीव
नहीं करी, ठीक है। और सेकंड, अगर आप बोलो कि आपके टॉपर से ऊपर मार्क्स है लेकिन रैंक नीचे है, हाउ इट इज पॉसिबल? ये पॉसिबल ही नहीं है। आपकी सेकंड रैंक है तो 716 से नीचे ही ऑप्शन होगा आपके पास में। 715 आ सकते हैं, 711 आ सकते हैं, 710 आ सकते हैं। समझे मेरी बात? नहीं समझे? उससे तो कम ही आएंगे ना। इट मींस आपकी एफिशिएंसी सबसे नीचे होगी अगर आपसे ऊपर भी कोई है। और मैक्सिमम लेवल पे कौन है आपको पता है? कार्नोट होता है। कार्नोट साइकिल सुना है ना? कार्नोट साइकिल की मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है और वो मैक्सिमम एफिशिएंसी भी 100% नहीं हो सकती। इट मींस आपकी एफिशिएंसी तो कभी 100 आ ही नहीं सकती। मैंने बोला क्लास का टॉपर है, उसके नंबर है 716 नंबर है, 716 नंबर है, तो आप क्लास के टॉपर नहीं हो। इट मींस क्या है? आपके 100% मार्क्स आ ही नहीं सकते और क्लास के टॉपर से नीचे ही आएंगे ना। नहीं समझे? तो मतलब टॉपर की अगर अनअवेलेबिलिटी है तो आपकी अनअवेलेबिलिटी ज्यादा होगी उससे। अब बताओ एंट्रोपी किसकी ज्यादा है? टॉपर की एंट्रोपी ज्यादा है कि आपकी एंट्रोपी ज्यादा है? आपकी एंट्रोपी ज्यादा है, क्योंकि आपके पास में अनअवेलेबिलिटी ज्यादा है। अब समझे नहीं समझे? मतलब मैं ये बोल सकता हूं, अब सोचो तुम रैंडमनेस से समझ रहे थे, तो रैंडमनेस से ये समझ रहे थे ना, जिसका ज्यादा लॉस उसकी ज्यादा एंट्रोपी, ऐसे समझ रहे थे ना? मैं यही तो बोल रहा हूं, जिसकी जितनी ज्यादा अनअवेलेबिलिटी उसकी उतनी ज्यादा एंट्रोपी। समझ गए? तो एंट्रोपी मींस अनअवेलेबिलिटी, याद रहेगा। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? क्वालिटेटिव लॉ है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? क्वालिटेटिव लॉ है। क्लियर और नॉट क्लियर है? अब ये सब तो हो गए बेसिक। आपको पता लग गया कि पूरे चैप्टर का आउटलाइन आ गया कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जीरोथ लॉ पढ़ चुके हैं अपन, टेम्परेचर स्केल ये नहीं पढ़ने वाले। फर्स्ट लॉ बहुत बड़ा फर्स्ट लॉ, और फर्स्ट लॉ का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फर्स्ट लॉ कर लिया सेकंड लॉ तो बहुत इजी है, ठीक है। सेकंड लॉ का बस बेसिक है आपके पास में, कार्नोट भी सिलेबस में नहीं है बट हम पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो बेसिक से स्टार्ट होता है। डन है कि नहीं है? क्लियर है सबको? फटाफट इसको नोट करो, फिर अपन हेडिंग डालते हैं। फर्स्ट लॉ सुनो पहले। फर्स्ट लॉ के अंदर भी हम क्या पढ़ेंगे? हमने ये बेसिक पढ़ लिया। अब बताओ डी क्यू और डी डब्ल्यू दोनों के ऊपर मैंने क्रॉस लगा रखा है, देखो डी यू के ऊपर नहीं लगा रखा, नहीं लगा रखा ना? क्यों? क्योंकि डी यू इज अ स्टेट फंक्शन एंड डी क्यू एंड डी डब्ल्यू आर पाथ फंक्शन, मतलब पाथ डिपेंडेंट होंगे। तो पाथ कौन सा लेना है ये कौन तय करेगा? आपका प्रोसेस तय करेगा। कितने टाइप के प्रोसेस होते हैं? जनरली हमने 3 क्वांटिटीज पढ़ी है, पी, वी और टी। हम तीनों को कांस्टेंट कर देते हैं एक एक बार। पी कांस्टेंट आइसोबैरिक सिस्टम, ठीक है। वी कांस्टेंट आइसोकोरिक सिस्टम, टी कांस्टेंट आइसोथर्मल सिस्टम। आगे 2 और प्रोसेस आएंगे, एक आएगा एडियाबैटिक सिस्टम, एक आएगा पॉलीट्रॉपिक सिस्टम। ये 5 टॉपिक पढ़ेंगे। पांचों के पांचों टॉपिक अपने फर्स्ट लॉ में है। उससे पहले हम डी डब्ल्यू की कैलकुलेशन करेंगे। डी डब्ल्यू मतलब वर्क डन, और ये सब वर्क डन करने के लिए अब देखो क्यू, यू और डब्ल्यू तीनों ही क्या है? एक हीट से रिलेटेड एनर्जीज है। एनर्जी इज वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो साइन कन्वेंशन कैसे पता चलेगा? साइन कन्वेंशन फिर हमें बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो? हीट एडेड टू द सिस्टम, हीट एक्सट्रैक्टेड टू द सिस्टम। क्लियर है? वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, ये सब हमें कन्वेंशन बनाना पड़ेगा। तो पहले हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन के बाद में फर्स्ट लॉ हेडिंग डालेंगे, फर्स्ट लॉ के बाद में एनालिसिस करेंगे, 5 प्रोसेस करेंगे, उसके बाद में सेकंड लॉ पढ़ेंगे। सेकंड लॉ में हमारे पास में 3 इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, हीट पंप, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। उन तीनों की हम एफिशिएंसी निकालेंगे यूजिंग कार्नोट साइकिल, जो एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। दैट्स इट, खत्म। क्लियर है? उसके बाद में डीपीबी एंड देन चैप्टर फिनिश, फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आउटलाइन समझ में आई? तो सबसे पहले आप लोग ये हेडिंग डालो। ये लिखने के बाद में ये सिस्टम की डेफिनेशन में इतनी नहीं लिखवा रहा लैंग्वेज में। ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, शॉर्ट में लिखो। हमेशा ध्यान रखो कि आपको जो स्टडी करनी है मैं सारा ही कुछ लिखवा दूंगा तो बुक, मॉड्यूल और अपने नोट्स में क्या डिफरेंस रह जाएगा। शॉर्ट में लिखो, कंसोलिडेट लिखो, लेकिन एक्सप्लेन जो कर रखा है उसको समझो, बेसिक को ध्यान रखो। ओके, तो नोट करो फटाफट। नेक्स्ट में आते हैं अपन
साइन कन्वेंशन में, साइन कन्वेंशन मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, इस पे हमने हीट ऐड करी, Q ऐड करी है, ठीक है, तो फिर कुछ हीट रिजेक्ट भी करनी पड़ेगी, है कि नहीं? अगर हम यहां से वर्क डन आउटपुट निकालते हैं तो वर्क हमें इनपुट भी देना पड़ सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा, Q एडेड, मतलब ये क्या है, ऐड कर रहे हैं ना, तो ये जो बाउंड्री बनाई है, बाउंड्री के अंदर काम हो रहा है, दैट इज सिस्टम। और ये कौन है, सराउंडिंग, ये कौन है, बाउंड्री, और ये पूरा बोर्ड क्या है, यूनिवर्स। क्लियर है? अपन इसके ऊपर बात करें तो QA को हम क्या बोलेंगे, हीट एडेड टू द सिस्टम। तो ये क्या हो जाएगा, हीट एडेड टू द सिस्टम। क्लियर? अगर मैं हीट एडेड टू द सिस्टम को पॉजिटिव ले रहा हूं तो मैं फिर इससे जो वर्क आउटपुट आएगा तो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। फिर आपने हीट ऐड करी, आपको वर्क डन मिल गया, अगर आप पॉजिटिव हो तो वो भी पॉजिटिव वर्क डन कर रहा है, खत्म हो गया, हिसाब बराबर हो गया ना। क्लियर है? अब उल्टा यहां पे और करते हैं, Q रिजेक्ट है, ये क्या हो जाएगा, हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, नेगेटिव है, तो वर्क डन इनपुट है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? अगर इसको मैं दूसरे तरीके से बोलूं, हीट एडेड टू द सराउंडिंग, देन सिस्टम के लिए क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि हीट एडेड टू द सराउंडिंग मतलब सिस्टम रिजेक्ट कर रहा है, वर्क डन ऑन द सराउंडिंग पॉजिटिव, क्योंकि सिस्टम क्या कर रहा है, वर्क डन प्रोड्यूस कर रहा है। समझे नहीं समझे? मैंने क्या बोला, गौर से सुनना, इधर देखो और यहां देखो, डायग्राम देखो, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सराउंडिंग, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सराउंडिंग इज पॉजिटिव। नहीं समझे? वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या है, नेगेटिव है, मतलब आप सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हो। समझे नहीं समझे? और वर्क डन ऑन द सराउंडिंग का मतलब क्या है, सिस्टम वर्क डन दे रहा है। समझ रहे हो? तो मतलब वर्क आउटपुट बाय द सिस्टम है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। हीट एडेड टू द सिस्टम, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव। हीट एनर्जी हम उसको दे रहे हैं ना, हीट एडेड टू द सिस्टम इज पॉजिटिव, देन हीट एडेड टू द सराउंडिंग नेगेटिव। इसका मतलब हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, हीट रिजेक्टेड बाय द सराउंडिंग, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। हीट रिजेक्टेड बाय द सराउंडिंग, सराउंडिंग कहां करेगा, सराउंडिंग बाहर वाले सराउंडिंग पे करेगा, नहीं, सराउंडिंग रिजेक्ट करेगा तो सिस्टम पे करेगा। तो हीट ऐड हो रही है ना, तो फिर यहां पे दिमाग शांत रखना और थ्योरी समझ के करना। तो वो अगर बोल दे हीट एडेड टू द सिस्टम इज 30 किलो जूल, तो वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये चीज का खास ध्यान रखना है। डन है यहां तक? फटाफट इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। तो वापस आते हैं, वर्क डन स्टार्ट करते हैं। हटा दो उसको, अब हेडिंग डाल लो आप लोग, वर्क डन। ठीक है? वर्क डन के बारे में क्या होता है, DW इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, PdV होता है। क्लियर है? अब देखो गौर से, एक सिंपल सी बात कह रहे हैं अपन, अगर dV की वैल्यू पॉजिटिव होती है और dV की वैल्यू नेगेटिव होती है तो क्या क्या होता है, dV की वैल्यू पॉजिटिव मतलब V2 माइनस V1 पॉजिटिव, और यहां से नेगेटिव मतलब V2 माइनस V1 नेगेटिव। सही बात है? यहां से आया कि सर V2 ग्रेटर देन V1 है, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि V फाइनल ग्रेटर है V इनिशियल के। सही बात है? यहां से मैं ये बोल सकता हूं
कि V2 इज लेस देन V1, मतलब V फाइनल कम है V इनिशियल से, तो V फाइनल मतलब V फाइनल बड़ा हो गया, V इनिशियल कम था, इट मींस एक्सपेंशन हुआ है। और अगर V2 मतलब V फाइनल कम हो गया और पहले ज्यादा था, इट मींस कंप्रेशन हुआ है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब एक बात समझो, क्या मैं इसको एक्सपांशन बोल सकता हूं? क्या मैं इसको कंप्रेशन बोल सकता हूं? अब आप कह रहे हो ना कि सर वो साइन कन्वेंशन आए कहां से? अगर कंप्रेशन है, इट मींस अगर डीवी पॉजिटिव है तो बताओ डीडब्ल्यू पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? तो हम क्या बोलेंगे, एक्सपांशन के अंदर वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और अगर हम कंप्रेशन की बात करें, कंप्रेशन के अंदर क्या हो जाएगा, वर्क डन नेगेटिव। अरे क्लियर और नॉट? क्लियर है ना? सिंपल सिंपल सी बात कर रहे हैं। अगर हम कंप्रेस करें, इट मींस हम वर्क डन कर रहे हैं सिस्टम पे। अब हमारा साइन कन्वेंशन लेके आओ, यहां पे कंप्रेस कर रहे हैं तो हम वहां पे सिस्टम के ऊपर वर्क डन कर रहे हैं। गौर से सुनना, हमारे पास में पंप होता है, ठीक है, अरे हवा भरने वाला होता है ना, ठीक है, हम उस पंप से ऐसे पहले पिस्टन को ऊपर करते हैं, फिर जोर लगा के दम लगा के ऐसे बोल है ना, दम लगा के हाइशा, तो क्या हो जाता है पीडीवी। हम उसके पहले तो वॉल्यूम पूरा भरा हुआ है ना, फिर उसके बाद में उसको कंप्रेस कर रहे हैं, उसका वॉल्यूम कम कर रहे हैं, इट मींस हम उस पर वर्क डन कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, तो इनपुट दे रहे हैं तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और यहां से वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इट मींस आप ये कहना चाह रहे हो कि सर आइसोकोरिक प्रोसेस में कोई वर्क डन नहीं होता? आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, नहीं समझे? आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब हो गया वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर तुम्हारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, इट मींस आप क्या बोलोगे, वर्क डन जीरो है। अगर वर्क डन जीरो तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग dq इज इक्वल्स टू du, तो मतलब सारी की सारी एनर्जी जो आपने दी है वो इंटरनल एनर्जी में आ गई, वर्क डन उसने कुछ नहीं दिया। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? क्लियर हुआ? यही चीज आप देखते हो ना, मूवीज में देखी होगी, देखिए मूवीज में ऐसे देखा है, जैसे वो एक मास्क देखा है तुमने? मूवी नहीं देखते हो क्या? एक मास्क आता है ना, वो ग्रीन कलर का, वो जोकर टाइप का आता था, है ना? या टॉम एंड जेरी देखा है? टॉम एंड जेरी देखा है ना? उसके अंदर क्या होता है, वो बॉम्ब होता है इतना बड़ा रेड कलर का, है ना? बॉम्ब को वो खा जाता है और फिर उसका पेट ऐसे फूल के वापस आता है ना? जस्ट एक एनिमेशन की बात कर रहे हैं। क्या उसने वर्क डन किया? नहीं किया। तो हीट सारी की सारी किस में चलेगी, इंटरनल एनर्जी में चलेगी। क्या वो वर्क डन कर रहा है? नहीं कर रहा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर वो बॉम्ब खा जाता और खुद फट जाता, मतलब एक्सपांशन हुआ है, तो वर्क डन तो हुआ है। नहीं समझे? क्या यार, क्या कार्टून देखते हो तुम? और डोरेमोन ही देखते हो तुम, और कुछ देखते नहीं हो, है ना? छोटा भीम देखते हो। चलो छोटे भीम नोट करो इसको। नेक्स्ट आए टाइप्स ऑफ प्रोसेस, हटा दूं? मैं प्रोसेस के खाली नाम लिख रहा हूं, ठीक है? फिर उसके बारे में पूरा एनालिसिस करेंगे। सिर्फ प्रोसेस के नाम बता देता हूं, टाइप बता देता हूं, उसके बाद में हेडिंग डालेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है? प्रोसेसेस के नाम देख लो। फर्स्ट होता है आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसका मीनिंग क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब आइडियल गैस के लिए ये पढ़ रखा है अपन ने भाई, पीवी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी होता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो मतलब P1 T1 P2 T2। डन है? चलो खत्म। नेक्स्ट करते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। इसमें प्रेशर कितना रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आइडियल गैस के अकॉर्डिंग हम क्या बोल देंगे, प्रेशर कांस्टेंट तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नहीं समझे?
समझ गए? तो यहां पे क्या हो जाएगा, V1 T1 V2 T2, ये कर रखा है अपन ने केटीजी में, ठीक है। थर्ड प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब आइडियल गैस के अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है, इट मींस P1 V1 इक्वल टू P2 V2। डन है। नेक्स्ट प्रोसेस, फोर्थ प्रोसेस, इसको बोलते हैं हम एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का मीनिंग ये होता है कि सर dq इज इक्वल टू 0, मतलब हीट एडेड इज इक्वल टू 0। इसको हम लिखते हैं ऐसे बेटा, देखना, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर है? PV रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, T2 अपॉन में T1 इक्वल टू P2 अपॉन P1 पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इक्वल टू V2 बाई V1 पावर 1 माइनस गामा, ये आ जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा V1 अपॉन में V2 गामा माइनस 1। क्लियर है? बात एक ही है, मैंने उल्टा कर दिया और नेगेटिव लगा दिया। क्लियर है? अगला प्रोसेस आता है फिफ्थ। अगर ये चारों ही प्रोसेस नहीं होते, ठीक है, ना आइसोथर्मल है, आइसोबैरिक है, आइसोकोरिक है और ना ही एडियाबैटिक है, चारों ही प्रोसेस नहीं होते, जनरल प्रोसेस है, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे? पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। देखो अभी तक आप सबने यहां पे देखा है कुछ ना कुछ कांस्टेंट है कि सर इसमें क्या कांस्टेंट है, इसके अंदर एंट्रोपी कांस्टेंट है, जिसको हम S से लिखते हैं, दैट इज कांस्टेंट। तो इसको अगर रिवर्सिबल कर देना, आइडियल कर देवे, तो इसका नाम हो जाएगा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट। समझ गए? नहीं समझ गए? ये नेम हो जाएगा। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, PV की पावर गामा, ये तो एडियाबैटिक इंडेक्स था, गामा इज इक्वल टू क्या था, CP बाई CV होता है, राइट। लेकिन यहां पे PV की पावर कुछ भी आ जाएगा, कुछ भी मतलब n मान लो, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? अब जहां पे गामा है वहां पे n लिख देंगे और सेम प्रोसेस रहेगा। ये 5 टाइप के हम प्रोसेस पढ़ेंगे, पांचों के एनालिसिस करेंगे यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पूरा डेरिवेशन करेंगे। तब हमारे पास में जो चीजें समझ में आएगी ना, वहां से क्वेश्चन उठ के आ गया तो मतलब उसको टफेस्ट क्वेश्चन माना जाता है। इन बिटवीन को डेरिवेशन में से क्वेश्चन आ रहा है ना, तो उसको ऐसा माना जाता है ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है। क्लियर? और वो बहुत इजीली हो जाएगा, ये बहुत इजी प्रोसेस है। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? नोट करो इसको।